हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक स्टडी के लिए है वो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड दैट इज़ द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, इट इज़ नेसेसरी टू प्यूरिफाई इट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब सब्सटेंस जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है या नेचुरल सोर्सेज से आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको प्यूरिफाई करना जो है एक ज़रूरी काम होता है। तो वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड these methods are based upon the nature of the substances and the impurities present in it। तो सब्सटेंस का जो नेचर होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या कौन से टाइप का जो है वो सब्सटेंस है और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ जो है किस टाइप की प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे सिलेबस के अंदर ये 5 मेथड जो है दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्लिमेशन, सेकंड वन इज़ द क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड इज़ डिस्टिलेशन, फोर्थ वन इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ द क्रोमेटोग्राफी। तो फाइनली प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज़ असर्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द क्राइटेरिया टू चेक द प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी प्योर सब्सटेंस का कैलकुलेट करते हो तो वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस प्योर सब्सटेंस का बिल्कुल शार्प मिलता है। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिलता है तो यू कैन से दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ 100% प्योर। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगी। तो और भी बहुत सारे जो है मेथड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है प्योरिटी जो है चेक करने के लिए जो यूज़ होता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है सबसे पहला मेथड हम सब्लिमेशन डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक स्पेसिफिक मेथड है जो सब के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ध्यान रखिए कि कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सब्लिमेट्स। These substances are purified by the method of sublimation। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि what does it mean by sublimates। तो आप देखिए कि एक जनरल प्रोसेस जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि आप जब सॉलिड को हीट करोगे तो दिस सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और जब लिक्विड को फर्दर हीट करोगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस, और सिंपली आप इसको जो है वेपर कह सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैस और वेपर। लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब आप उसको हीट करते हो तो दो सॉलिड सब्सटेंसेस आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फेज और वेपर फेज विदाउट अटेंडिंग द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट अटेंड किए बिना अगर सॉलिड को हीट करने पर वो सीधा वेपर में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो है सब्लिमेट्स कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है सब्लिमेट्स हैं, इट इज़ नेप्थलीन और कैम्फर। दीज आर द टू बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड्स विच कम अंडर द क्लास ऑफ सब्लिमेट्स। तो सब्लिमेट्स को प्यूरिफाई करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट मेथड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इन दिस टेक्निक द सब्लाइमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेपरेटेड और प्यूरिफाइड फ्रॉम देयर नॉन सब्लाइमेबल इम्प्यूरिटीज़। तो जो नॉन सब्लाइमेबल इम्प्यूरिटीज़ होती है उससे जो है आप सब्लाइमेबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। बस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जिस सब्सटेंस को आपको प्यूरिफाई करना है आइदर ऑफ दिस टू या जो भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप उसको सिंपली क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो हीट करने पर ये सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा वेपर स्टेट में या गैसियस फेज में, और जब ये कूल होता है तो कूल होने के बाद जो है वापस से जो है ये सॉलिड फेज में जो है कन्वर्ट होगा और ये सॉलिड जो आपको मिलेगा इट इज़ प्यूरिफाइड। तो इस तरह से जो है आपको सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ये ऐसे सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करना है जो कि सब्लिमेट्स होते हैं। एग्जांपल नेप्थलीन और कैम्फर की है। तो ये जो है पहला मेथड हुआ सब्लिमेशन। चलिए आते हैं सेकंड मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टेक्निक जो है सॉलिड सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होती है।
ध्यान रखिए सब्लिमेशन भी जो है सॉलिड सब्सटेंस ही है, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि इसके अंदर जो है आप सिर्फ जो है सब्लिमेट्स को जो है यूज़ करोगे। और ये जो टेक्निक है ये सारे के सारे जो है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो है यूज़ होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज़ इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। किसी प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉलिड सब्सटेंस जिसको आपने प्यूरिफाई करना है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है तो उसकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ पर जो है डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक इम्प्योर कंपाउंड को जो है प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो है डिज़ोल्व करना है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट सॉलिड मस्ट बी स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। वो सॉलिड सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल आप जो इस तरह से समझ सकते हो कि इसको हम नाम देंगे इट इज़ पार्टली सॉल्युबल और इट इज़ इनकम्प्लीटली सॉल्युबल। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो आपको वो सॉलिड सब्सटेंस एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो है डिसॉल्व करना है और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, बट इट इज़ एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ये जो है एप्रिशिएटली जो है सॉल्युबल हो, मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी डिसॉल्व इनटू द गिवन सॉल्वेंट। अब आपको क्या करना है कि इस सॉल्यूशन को जो है कॉन्सेंट्रेट करना है टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इसको जो है हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको जो है बनाना है। तो सॉल्यूशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैसे बनेगा, आप एक बीकर में जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है लिक्विड का लीजिए जो कि सॉल्वेंट होगा। दिस इज़ द सॉल्वेंट। फिर इसके अंदर जो है आप जो है सॉलिड जो है मिलाइए। सॉलिड इतना मिलाते जाइए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नो फर्दर सॉलिड विल बी डिसॉल्व इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस कंडीशन को हम जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब आप क्या कीजिए कि इसको हीट कीजिए। तो ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस आउट एंड इट इज़ रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन। तो जब आप इसको हीट करोगे तो अब क्या होगा कि हीट करने के बाद जब आप इसको कूल करने के लिए रखोगे तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको जो है हीट किया और हीट करने के बाद जब आप इसको कूल करने के लिए रखोगे तो इस सॉल्वेंट के अंदर आपको जो है यहाँ पे जो है कुछ क्रिस्टल दिखेंगे। तो ये प्योर सब्सटेंस जो होगा, प्योर सॉलिड जो है क्रिस्टलाइज आउट होगा और इम्प्योरिटीज़ जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होगी। अब आप इसको क्या कीजिए, फिल्ट्रेशन कीजिए। फिल्ट्रेशन के लिए जो आपको इस तरह से जो असेंबली बनाना है, दिस इज़ द फनेल। फनेल के ऊपर जो है आप इस तरह से जो है फ़िल्टर पेपर जो है फोल्ड करके लगाइए और नीचे जो है एक रिसीवर लगा दो और ये सब्सटेंस को, ये जो फिल्टर आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और उसको हीट करके आपने कूल करने के लिए रखा है जिसके अंदर सॉलिड के क्रिस्टल जो है बनना शुरू हो गए, उसको यहाँ पर जो है आप पोर कर दीजिए। तो जब आप ये पूरा के पूरा लिक्विड इसमें पोर करोगे तो ये सॉलिड क्रिस्टल जो है आपको फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो मिलेगा मदर लिकर। दिस इज़ कॉल्ड एज मदर लिकर। तो मदर लिकर के अंदर आपको क्या मिलेगा, इम्प्यूरिटीज़ होगी। तो ये जो है इम्प्यूरिटी यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। अब एक बात ये भी हो सकता है कि आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है तो उसके अंदर जो है प्रॉपर सॉल्युबिलिटी सॉलिड की नहीं मिलती है, तो आप जो है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हो। मोर देन वन सॉल्वेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इथेनॉल मिला दीजिए, मिथेनॉल मिला दीजिए या एसीटोन बेंजीन, व्हाट एवर इट में भी, जो भी सॉल्वेंट हो सकता है प्रॉपर, आप जो है मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट भी इसमें ले सकते हो। सिंगल सॉल्वेंट भी ले सकते हो और मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्रिस्टल्स यहाँ पर जो कलेक्ट हो गए, आप इसको क्या कीजिए, ड्राई कर लीजिए और ड्राई करने के बाद इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलता है तो इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली प्यूरिफाइड। और अगर नहीं मिलता है, आप दोबारा से इसको जो है कलेक्ट करके फिर से इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, फिर आप इसको हीट कर दीजिए, कूल करने के लिए रखिए, वापस फ़िल्टर कीजिए, फ़िल्टर करने के बाद आप उसको ड्राई कीजिए,
फिर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट का कैलकुलेट कर लीजिए। अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल गया तो द सब्सटेंस इज 100% प्यूरिफाइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज़ ऑफ द कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज़। अगर सॉल्वेंट के अंदर जो सॉलिड आपने लिया है वो और उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्यूरिटी, दोनों की सॉल्युबिलिटीज़ अगर जो है कंपेरेबल होती है, मतलब नियर टू ईच अदर होती है, तो ऐसी सूरत में आप रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करके उसको इजीली जो है सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, चलिए अब हम आते हैं थर्ड टेक्निक जिसको हम नाम दे रहे हैं डिस्टिलेशन। तो ध्यान रखिए, पहली दो टेक्निक सॉलिड के लिए हो गई, डिस्टिलेशन जो है ये लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है। तो दिस इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ एंड द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली जो टेक्निक इसके अंदर होगी that is called as simple distillation। सिंपल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि पहली जो टेक्निक है डिस्टिलेशन जिसको हम सिंपली कह रहे हैं, तो वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़। तो पहले आपको समझना है कि व्हाट डज इट मीन बाय वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लुक हियर, वोलाटाइल लिक्विड्स आर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लिक्विड्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, आप उन लिक्विड्स को वोलाटाइल लिक्विड कहोगे। तो एक टेक्निक इसमें जो डिस्टिलेशन की यूज़ होती है जिसमें आप वोलाटाइल लिक्विड्स को नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ में से जो है सेपरेट कर सकते हो। और दूसरी टेक्निक जो होगी द लिक्विड्स हैविंग द सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में जो है सफिशिएंट डिफरेंस होगा, तो ऐसे लिक्विड्स को भी सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो एक जो है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर जो है कौन कौन से एपरेटस यूज़ होते हैं और उसको जो है किस तरह से हम जो है प्यूरीफाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब आप उसको जो है लिक्विड के मिक्सचर को हीट करोगे, तो चूँकि दोनों लिक्विड का या उससे ज़्यादा लिक्विड भी हो सकते हैं वाट एवर इट में भी, तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर जो है पहले निकलेंगे और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके वेपर जो है बाद में बनेंगे। तो उस वेपर को आप जो है कूल करके एक दूसरे रिसीवर में जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ two different liquids which boils at different temperatures can be separated from each other। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का जो मिक्सचर होता है आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन मेथड्स के ज़रिए से जो है प्यूरीफाई कर सकते हो। तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अबाउट 334 केल्विन और एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अबाउट 457 केल्विन। तो आप देखते हो कि इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस दोनों के बीच में है। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि जब आप इस मिक्सचर को हीट करोगे तो हीट करने के बाद पहले जो है आपको क्लोरोफॉर्म के जो है वेपर्स मिलेंगे। ये क्लोरोफॉर्म के वेपर्स को आप जो है कूल करके जो है एक रिसीवर में कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो 457 केल्विन पर एनिलीन के वेपर जो है वेपराइज होंगे। उसके वेपर जो है बनकर आप उसको जब उसको कूल करोगे तो दोबारा से कंडेंस होकर एनिलीन जो है लिक्विड फॉर्म में सेपरेट होगा। तो इस तरह से ये टेक्निक से आप जो है इन मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स को जो है बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो आप देखिए कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर एपरेटस जो यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं और उसकी जो है फंक्शनिंग एक्चुअली कैसे होती है। तो हम यहाँ पर जो है डायग्राम के ज़रिए से इसको जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। ओके, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है
दिस इज़ द सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। तो इसके अंदर आप देखिए जो एपरेटस की असेंबली है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। ये जो फ्लास्क आपको दिख रही है, यहाँ देखिए लिखा है RB फ्लास्क। RB स्टैंड्स फॉर राउंड बॉटम। तो आप देखिए इसका जो बॉटम है यहाँ पर, ये राउंड बॉटम है, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। और इस फ्लास्क के टॉप पर देखिए एक साइड ट्यूब लगी हुई है, और उस ट्यूब के साथ हमने यहाँ पर जो है एक कंडेंसर जो अटैच किया है। तो ये कंडेंसर के अंदर आप देखिए कि एक नैरो ट्यूब है, और वो नैरो ट्यूब जो है यहाँ पर आकर एंड होती है, और उसके बाहर जो है एक आउटर ग्लास जैकेट है जिसके अंदर 2 ओपनिंग आपको दिख रही है। इस ओपनिंग पर जो है आप वाटर इनलेट रखोगे, और इस ओपनिंग पर जो है आप सिंक के साथ जो इसको अटैच करोगे, और इसके अंदर जो है कंटिन्यूसली वाटर का जो है फ़्लो चलता रहेगा। और इसको आप यहाँ पर जो है एक रिसीवर से जो है अटैच करोगे, जिसके अंदर जो लिक्विड जिसे आपने प्यूरीफाई करना है या सेपरेट करना है वो कंडेंस होकर जो है यहाँ पर कलेक्ट होगा। तो इसके ऊपर देखिए कि यहाँ पर हमने जो एक रबर कॉर्क लगाया है, और उस रबर कॉर्क के साथ में जो है एक थर्मोमीटर हमने अटैच किया है। थर्मोमीटर इसलिए अटैच करना है कि आपको इस फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है उसका जो है टेम्परेचर आपको पता चले कि वो किस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ बर्नर लगा हुआ है। ये बर्नर जब हम ऑन करते हैं तो ये लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू होता है। तो इसके अंदर जो लोअर बॉइलिंग लिक्विड है उसके वेपर्स पहले बनेंगे, और वो वेपर जो है यहाँ से ऊपर चलने के बाद इस साइड ट्यूब में एंटर होंगे। साइड ट्यूब में एंटर होने के बाद जैसे ही इस कंडेंसर में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वाटर का सर्कुलेशन मिलेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर ये लिक्विड जो है कंडेंस होगा। ये जो वेपर यहाँ से निकले हैं ये वेपर जो है दोबारा से जो है लिक्विफाई होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और लिक्विड बनकर जो है ये वापस यहाँ पर जो है इस रिसीवर के अंदर जो है कलेक्ट होंगे। तो जब तक कि पहला लिक्विड जो है कलेक्ट होता रहेगा उस वक्त तक जो है टेम्परेचर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर जो है कांस्टेंट होगा। एज सुन एज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड द सेकंड लिक्विड विल स्टार्ट टू वेपोराइज। और जैसे ही सेकंड लिक्विड वेपोराइज होना शुरू होगा टेम्परेचर इसका जो है इंक्रीज़ होना शुरू होगा, क्योंकि अब ये जो लिक्विड बचा है ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, पहले वाले लिक्विड से ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब उसके वेपर जो है यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है सेकंड लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इस थर्मामीटर के अंदर दिखेगा। उसके वेपर्स भी यहाँ पर जो है इस कंडेंसर के अंदर एंटर होंगे, और ये वाटर सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा वो कूल हो जाएंगे, और कूल होने के बाद जो है लिक्विड स्टेट में जो है यहाँ पर रिसीवर में जमा होंगे। दोनों टाइम पर आपको जो है अलग अलग रिसीवर रखना है। पहली मर्तबा आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर जो हम इसमें सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम जो है क्लोरोफॉर्म कलेक्ट होगा। क्लोरोफॉर्म जब कलेक्ट होने के बाद जैसे ही यहाँ पर थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा आप रिसीवर हटा दीजिए, और कुछ फ्रैक्शन जो है आप उसको जो है ऐसी वेस्ट होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनकंडेंस्ड क्लोरोफॉर्म भी इसके अंदर मौजूद हो, इसलिए उसको आप वेस्ट होने दीजिए। फिर एक न्यू रिसीवर जो है आप यहाँ पर जो अटैच कीजिए, ताकि दूसरा जो लिक्विड है जिसको हम एनिलीन कह रहे हैं वो एनिलीन यहाँ पर जो है कलेक्ट हो। तो इस तरह से 2 डिफरेंट रिसीवर्स के अंदर आप जो है 2 कंपोनेंट्स या उससे ज़्यादा कंपोनेंट अगर मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो असेंबली आपको दिख रही है दिस इज़ अ सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब देखिए डिस्टिलेशन की ही जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 2 लिक्विड्स विच आर टू बी सेपरेटेड इज़ नॉट सो मच देन द सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड। जब 2 लिक्विड जिसको हमने सेपरेट करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है, तो ऐसी सूरत में आप जो है सिंपल डिस्टिलेशन नहीं यूज़ करोगे, बल्कि उसकी जगह पर आप जो है एक टेक्निक यूज़ करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि द वेपर ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज। जब आप जो है ऐसे लिक्विड्स को जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है, तो ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर को जब आप हीट करते हो तो इनके वेपर जो है सेम टेम्परेचर रेंज पर क्या होते हैं फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि अगर सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे तो दोनों लिक्विड के वेपर जो है बनेंगे और दोनों ही कंडेंस होकर कूल होकर जो है एक साथ जमा होंगे।
तो इधर भी जो है आप देखोगे कि इम्प्योर फॉर्म में या मिक्सचर के फॉर्म में भी वो लिक्विड्स प्रेजेंट है, और जब वो कंडेंस होकर सेपरेट होकर आ रहे हैं तो फिर वापस मिक्सचर बन जा रहे हैं। तो यहाँ तो जो है हमारा जो सेपरेशन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि जो डिस्टिलेशन के लिए जो सिंपल डिस्टिलेशन जो हमने डायग्राम के अंदर देखा, बिल्कुल सब कुछ असेंबली वही होती है, बस सिर्फ हम क्या करते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर जो है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है यूज़ करते हैं। एक असेंबली है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, ये कैसे होते हैं, मैं आपको जो है इसके डायग्राम के अंदर जो बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है फंक्शन करते हैं, और उसके अंदर जो है किस तरह से आप जो है दो लिक्विड्स को जो सेम टेम्परेचर रेंज पर जो है वेपर होना शुरू होते हैं, फिर भी जो है आसानी के साथ जो है सेपरेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो असेंबली है, जो उसका जो डायग्राम है वो क्या होता है और वो किस तरह से जो है फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए सेकंड जो असेंबली है, ये असेंबली है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो डिस्टिलेशन जिसको हम सिंपल डिस्टिलेशन कह रहे हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के जैसी ही यहाँ पर जो असेंबली है, सिर्फ एक जो है यहाँ पर एडिशन है कि आप ये जो इतना पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विथ पैकिंग। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये हम इसके बाद जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको ये फ्लास्क दिख रही है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर जो है ये असेंबली जो अटैच की गई है, दिस इज़ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ में आप देखिए कि यहाँ पर जो है थर्मोमीटर अटैच्ड है, और ये साइड ट्यूब के साथ में देखिए कंडेंसर, जैसे कि इसके पहले हमने जो है वाटर कंडेंसर सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर देखा है, तो इसमें एक तरफ से वाटर इनलेट है और यहाँ पर जो ये आउटर वाटर आउटलेट है। तो उसको जो है बाद में फिर आप जो है यहाँ पर एक रिसीवर के साथ जो है कनेक्ट किए हो। अब जिस लिक्विड को आपको जो है इसमें सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को आप जो है यहाँ पर क्या कीजिए, ऑयल बाथ के अंदर जो है इसको हीट कीजिए। तो आप यहाँ पर जब इसको हीट करोगे तो इसके वेपर जो है यहाँ पर उठेंगे, तो दोनों लिक्विड के वेपर्स एक साथ जो है एक सेम टेम्परेचर रेंज पर जो है यहाँ से एवापरेट होना शुरू होंगे। अब वो जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो फंक्शन है वो हम आपको बताएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो लो बॉइलिंग लिक्विड है वो यहाँ से जो है इस कंडेंसर के अंदर शिफ्ट होगा, और कंडेंसर में जैसे ही आएगा तो ये दोबारा से लिक्विड बनेगा, और यहाँ पर आप उसको जो है कलेक्ट कर सकते हो। जब तक कि पहला लिक्विड सेपरेट होता रहेगा उस वक्त तक टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। जैसे ही पहला कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना शुरू होगा। आप ये रिसीवर यहाँ से जो है हटा दीजिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है आप उसको जो है वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है न्यू रिसीवर लगाकर आप जो है सेकंड कंपोनेंट को यहाँ से जो है सेपरेट कर लीजिए। तो इस तरह से दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बिल्कुल करीब करीब है, कंपेरेबल बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर जो डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट डिस्टिलेशन टेक्निक इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक एडिशनल यूनिट यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसको जो है इसके बाद जो है उसकी डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम देखने के बाद जो है आप उसको बहुत आसानी समझ सकते हो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो है फंक्शन क्या होता है, और उसके अंदर लिक्विड जो है किस तरह से आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देखिए दो टाइप के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। पहली टाइप जो आपको दिख रही है, इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ सिंपल पैक्ड कॉलम। तो ये जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, सिंपल पैक्ड कॉलम। यहाँ पर आप देखिए कि एक रबर कॉर्क लगा और उसके साथ में जो है थर्मामीटर अटैच्ड है, और उसके टॉप पर जो है एक साइड ट्यूब है। ये साइड ट्यूब वाटर कंडेंसर के साथ अटैच करने के लिए है। इसी तरह से आप देखिए कि दूसरा कॉलम है, इसका नाम है बबल प्लेट कॉलम। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि टॉप पर जो है रबर कॉर्क लगा, उसके अंदर थर्मामीटर अटैच है, और ये साइड ट्यूब जो है ये कंडेंसर के साथ में कनेक्ट होने के लिए है। अब देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों लिक्विड जब ऊपर चलेंगे इसके साथ में, तो क्या होगा कि हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो कंडेंस होकर दोबारा से वापस जो है इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो है ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर जो है नीचे जो है राउंड बॉटम फ्लास्क जो है अटैच होगी। तो जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो कंडेंस होगा पहले, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड जो है ये ऊपर जो है इस कॉलम के अंदर जो है ट्रैवल करेगा, बॉटम टू टॉप पोजीशन पर जाएगा।
तो इसके अंदर क्या होगा, द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम्स रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो दो लिक्विड जो है उसके अंदर, जो लोअर बॉइलिंग लिक्विड है उसको हम मोर वोलेटाइल कहेंगे, और हायर बॉइलिंग पॉइंट जिस लिक्विड का होगा उसको हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो वेपर्स ऊपर चल रहे हैं, इस कॉलम के ऊपर जो वेपर्स ऊपर चल रहे हैं वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में जो है रिचर होंगे, और बाय द टाइम द वेपर रीचेस टू द टॉप ऑफ द कॉलम, और कुछ देर के बाद जो है ये वेपर्स टॉप ऑफ द कॉलम पर आएंगे, और उसके बाद जो है दीज आर रिच इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये जो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पर होगा, और ये कंपोनेंट जो है इस ट्यूब में जो है एंटर होगा, और यहाँ से जो है ये कंडेंसर के अंदर जाकर जो है उसके वेपर जो है कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे और रिसीवर के अंदर जो है कलेक्ट होंगे। तो अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सरफेसेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर एंड डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारी सरफेसेस जो है अवेलेबल होगी दो लिक्विड्स के लिए। पहला लिक्विड जिसके वेपर्स लो बॉइलिंग लिक्विड है, उसके वेपर्स यहाँ पर जो है ऊपर जा रहे हैं, इसको हम नाम देंगे असेंडिंग वेपर्स, और जो उस मिक्सचर का जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है वो कंडेंस होकर जो है डिसेंडिंग पोजीशन पर, मतलब टॉप टू बॉटम ये आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंज का जो है काम करेगा ये कॉलम की जो सरफेस है। तो यहाँ पर आप देखें कि दो कंडीशंस आपको मिलेगी। पहली कंडीशन जो होगी वो लो बॉइलिंग लिक्विड के जो वेपर्स हैं और वो असेंडिंग पोजीशन में होंगे, मतलब बॉटम टू टॉप चलेंगे, और जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है वो लिक्विड जो है कंडेंस होकर जो है वापस इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो ड्रॉप होगा, और ये पोजीशन इसकी होगी डिसेंडिंग, मतलब टॉप टू बॉटम जो ये आएगा। तो इन दोनों लिक्विड्स के बीच में जो है हीट एक्सचेंज का जो है के लिए जो यहाँ पर जो बहुत सारी सरफेसेस जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑब्टेन्स हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर्स। जो ऊपर चढ़ रहे हैं वेपर्स, उससे जो है ये डिसेंडिंग लिक्विड जो होंगे वो कुछ हीट जो है एब्सॉर्ब करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि द वेपर्स दस बिकम रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट असेंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। ऑन रीचिंग टू द टॉप ऑफ द टॉप द वेपर बिकम्स प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट एंड पास थ्रू द कंडेंसर। और यहाँ पर जो है ये वेपर जो ऊपर चढ़ेंगे और फिर जो है कंडेंसर में से पास होने के बाद वो कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड बनेंगे, और उसको आप जो उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो लो बॉइलिंग कंपोनेंट जो ये कंडेंसर से पास होगा एंड प्योर लिक्विड इज़ कलेक्टेड इनटू द रिसीवर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है रिसीवर के अंदर जो है पहला लिक्विड जो है कलेक्ट होगा, और जैसे ही जो है पहला लिक्विड जो है कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा, दूसरे लिक्विड के जो है यहाँ से वेपर जो है चढ़ना शुरू होंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और फिर वो लिक्विड भी यहाँ पर जो है कंडेंस होकर दूसरे रिसीवर के अंदर जो है कलेक्ट होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करके आप ऐसे लिक्विड्स को जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत क्लोज होता है एक दूसरे से, आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये दो एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके ईजीली सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स हैविंग वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट टू ईच अदर, उसको जो है आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो डायग्राम देखकर आपने जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो क्या होता है, और उसको हम जो है किस तरह से ऑपरेट करेंगे, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो इसमें जो है फंक्शन क्या होता है, और उसको जो है यूज़ करने का जो है पर्पस क्या होता है। तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशंस द रिमेनिंग लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क गेट्स enriched in high boiling component. Each successive condensation and vaporization unit in the fractionating column is called as theoretical plate. तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि आप जो है सक्सेसिव डिस्टिलेशन जब करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, तो क्या होगा कि रिमेनिंग लिक्विड जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो बचता है दैट गेट इनरिच्ड इन हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। तो अब वहाँ पर जो सिर्फ क्या बचेगा, हाई बॉइलिंग कंपोनेंट बचेगा, और जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है वो जो है वेपराइज होकर कंडेंस होकर वो साइड में जो है रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल प्लेट। उस यूनिट को हम नाम देंगे
theoretical plate, that is called as theoretical plate। और इसके अंदर देखिए कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं उसको आप जो यहाँ पर क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसको जो है सेपरेट करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए आप जो टेक्निक यूज़ करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ख़ास तौर से जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है उसमें क्रूड ऑयल के जो सेपरेशन के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है। डिस्टिलेशन के अंदर ही एक तीसरी टेक्निक है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब देखिए कि ये वाली टेक्निक कहाँ यूज़ होगी। तो लुक हियर, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई द लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ऐसे लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए या सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होगी उसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहेंगे। या सिंपली ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो द लिक्विड्स विच हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट और दोज लिक्विड्स विच डीकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट और below their boiling point, तो such liquids can be separated or purified by using distillation under reduced pressure। अब इसके अंदर देखिए क्या प्रिंसिपल काम करता है। Such liquids are made to boil at the temperature lower than their boiling points by reducing the pressure on their surfaces। तो ऐसा लिक्विड जो बहुत हाई बॉइलिंग है या फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे नीचे के टेम्परेचर पर वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसे लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट को हम जो है क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और वो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होगा, उस लिक्विड के सरफेस पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। और जाहिर बात है कि जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। तो आप यहाँ पर जो है वैक्यूम पंप जो यूज़ करोगे लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। तो एग्जांपल देखिए कि ग्लाइसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ग्लाइसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। सोप के फॉर्मेशन के बाद देखिए कि ग्लाइसरॉल जो एक साइड प्रोडक्ट बनता है, तो वो जो मिक्सचर होता है उसको हम यहाँ पर नाम देंगे स्पेंट लाई। तो उस स्पेंट लाई से आपको जो है ग्लाइसरॉल को जो है सेपरेट करना है। तो ग्लाइसरॉल जो है ये बहुत हाई बॉइलिंग लिक्विड है। या फिर आप इसको देखिए कि जब आप इसको हीट करते हो तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या लोअर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट ग्लाइसरॉल जो है डिकम्पोज हो सकता है। तो उसको क्या करते हैं, हम वैक्यूम पंप यूज़ करके ग्लाइसरॉल के सरफेस पर क्या करते हैं कि प्रेशर जो है रिड्यूस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली इस ग्लाइसरॉल का जो बहुत हाई बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है, उसके नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर से जो है कम हो जाता है और लो टेम्परेचर पर जो है ग्लाइसरॉल बॉयल होता है और उसके वेपर्स जो है बनेंगे एंड दिस वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड टू फॉर्म द प्योर ग्लाइसरॉल। तो यहाँ पर जो है हम इस टेक्निक को नाम देंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब ये टेक्निक के अंदर देखिए जो एपरेटस यूज़ होता है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, वो चीज़ जो हम डायग्राम के ज़रिए से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का है। तो इसके अंदर जो है कुछ एडिशनल असेंबलीज आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले देखिए कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको सिंपली आप डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कह सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए एक साइड ट्यूब लगी हुई है और उसके साथ में थर्मामीटर अटैच्ड है। उसके बाद जो है इसको वाटर कंडेंसर के साथ जो है कनेक्ट किया और यहाँ पर जो है एक रिसीवर है और इस रिसीवर को जो है हम यहाँ पर जो है वैक्यूम पंप के साथ जो है कनेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए से आप जो है प्रेशर रिड्यूस कर सकते हो।
तो आप देखिए कि जिस लिक्विड को आपको जो है प्यूरीफाई करना है या सेपरेट करना है, तो यहाँ पर जो है आप उस लिक्विड को यहाँ पर जो है फिल कीजिए और उसके अंदर आप देखिए कि एक कैपिलरी यहाँ पर जो अटैच करोगे, तो ये कैपिलरी टू रेगुलेट द एयर। तो यहाँ पर जो है एयर को रेगुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है कैपिलरी लगा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें जो है इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर रहे हो, इसलिए एयर को रेगुलेट करना जो है ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आप जो है ये एक कैपिलरी लगाओगे। उसके बाद जब आप इसको हीट करोगे तो इसके वेपर्स यहाँ से आएंगे और यहाँ से आप जो है प्रेशर को जो है रिड्यूस कीजिए। जब इसको प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाले लिक्विड जो है लो टेम्परेचर पर जो है बॉयल होना शुरू होगा। तो ये इसके वेपर से यहाँ से इस ट्यूब में ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ पर जो है कंडेंस होकर जो है ये कलेक्ट होंगे। तो ये देखिए डिस्टिल्ड लिक्विड लिखा हुआ है और जैसा वाटर कंडेंसर अब तक के हमने यूज़ किया वही वाटर कंडेंसर यहाँ पर अटैच होगा। तो ये असेंबली आपको जो नज़र आ रही है ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का है। तो वैक्यूम पंप जो है यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी मैनोमीटर यूज़ किया है। तो वैक्यूम पंप के ज़रिए से आप यहाँ पर इसको क्या करोगे, इसका प्रेशर जो है रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मर्क्यूरी मैनोमीटर है और यहाँ पर जो है वैक्यूम पंप जो है इसको अटैच कर सकते हो। तो वैक्यूम पंप को यहाँ पर अटैच करने के बाद आप इस लिक्विड के सरफेस पर ये इसका जो है प्रेशर जो है डिक्रीज़ करोगे, रिड्यूस करोगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड लो टेम्परेचर पर जब बॉयल होना शुरू होगा तो इजीली उसको जो है आप सेपरेट कर सकोगे। तो सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्पेंट फ्लाई से ग्लाइसरीन को सेपरेट करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब देखिए डिस्टिलेशन का एक जो है लास्ट मेथड है, लास्ट टेक्निक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। ये जो है लास्ट टेक्निक है जो डिस्टिलेशन के अंदर जो यूज़ होती है। तो दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलाटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। जो लिक्विड्स जो इमिसिबल विद वाटर होते हैं और वो स्टीम वोलाटाइल होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को या उन ऑर्गेनिक लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होगा कि स्टीम इज़ पास्ड थ्रू अ हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द ऑर्गेनिक लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। जिस ऑर्गेनिक लिक्विड को आपको डिस्टिल करना है, जिस ऑर्गेनिक लिक्विड को आपको जो है सेपरेट करना है, तो उसके अंदर जो है स्टीम को जो है पास करते हैं और उस लिक्विड को आप जो है कंटिन्यूअस हीट कर रहे हो। तो द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। अब यहाँ पर जो है वाटर और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसको आपने सेपरेट करना है, इसके वेपर्स जो है ऊपर उठेंगे और ये जो है कंडेंस होकर जो है कलेक्ट होंगे। तो मिक्सचर दोबारा से आपको जो है कलेक्ट होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको उसमें से जो है सेपरेट करना है, तो आप उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करोगे तो उसके अंदर जो है सेपरेटरी फनेल यूज़ करके आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर से जो है सेपरेट करोगे। क्यों कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाटर के अंदर जो है इमिसिबल है, ये वाटर के साथ जो है मिक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि आप इसको जो है इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सेपरेटरी फनेल। अब ये सेपरेटरी फनेल क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है, वो हम यहाँ पर जो है इस टेक्निक के अंदर जो है उसको डिटेल में स्टडी करने वाले। तो ये जो है वाटर के साथ में आप इस मिक्सचर को जब लोगे तो इसको जो है बहुत आसानी के साथ सेपरेटरी फनेल के ज़रिए से आप जो इसको प्यूरीफाई कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ड्यू टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू P1 एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू P2। तो ध्यान रखिए कि इन दोनों का जो समेशन है तो क्या होगा कि द वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड P1 एंड दैट ड्यू टू द वाटर P2 बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर का जो समेशन है ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो उस वक्त ये मिक्सचर जो है बॉयल होना शुरू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, इट मस्ट बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इन दोनों के जो है मिक्सचर के जो प्रेशर के बराबर जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मिलेगा तो उस वक्त ये लिक्विड मिक्सचर क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा। तो सिंस P1 इज़ लोअर देन P, ये P1 जो है P से जो है कम है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि द ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ऐसी सूरत में जो ऑर्गेनिक लिक्विड है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर क्या होगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। और ये टेम्परेचर डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आसपास जो हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ में वाटर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक लिक्विड 373 केल्विन पर जाए, क्लोज टू 373 या एट 373, या सिंपली आप उसको जो है बिलो 373 जो है कंसीडर कर सकते हो। 373 केल्विन जो है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आपके पास में ये जो बॉइलिंग मिक्सचर है तो उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आपने अगर वाटर यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो 373 केल्विन के क्लोज या 373 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और आप उसको जो है बहुत आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हो। तो एग्जांपल लीजिए एनिलीन। एनिलीन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन विद एनिलीन वाटर मिक्सचर। तो ये जो है यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेगा वो एनिलीन होगा और इसको जो है आप वाटर के अंदर जो है मिक्स करो तो एनिलीन वाटर मिक्सचर जो होगा उसमें से आप एनिलीन को इस स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए से जो है प्यूरीफाई कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो अब इसके अंदर जो है टेक्निक क्या यूज़ होती है, स्टीम डिस्टिलेशन जो है कैसे वर्क करता है, इसका जो है आप डायग्राम देखिए। तो डायग्राम के ज़रिए से स्टीम डिस्टिलेशन आपको जो है बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। नाउ सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसके अंदर आप देखिए कि ऐसे लिक्विड जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं उसको हम इस मेथड से सेपरेट करेंगे। तो आप देखिए इसके असेंबली में कुछ एडिशनल जो एपरेटस आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक फ्लास्क लगी हुई है और यहाँ पर जो है एक सेफ्टी ट्यूब है। तो इसके अंदर जो है वाटर को हम जो है हीट करेंगे। तो वाटर हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है स्टीम जनरेट होगी। अगर कुछ यहाँ पर जो है इसके कुछ बर्स्ट होने के चांसेस है तो यहाँ पर हमने एक जो है ट्यूब लगा दिया जो कि सेफ्टी ट्यूब है। तो कुछ एडिशनल अगर यहाँ पर जो है स्टीम जनरेट हो जाती है तो इस ट्यूब से जो है वो बाहर निकल सकती है और इस तरह से हमारे लिए एक सेफ्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है कंटिन्यूसली जो है इस वाटर को बॉईल करके यहाँ पर आप जो है इसको स्टीम में जो है कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसको जो है कंटिन्यूसली आप जो है हीट करोगे। तो इस असेंबली को हम नाम देंगे स्टीम जनरेटर। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है साइड ट्यूब लगी हुई है और यहाँ से जो है ये अगर कुछ वाटर वेपर्स इस फ्लास्क में जाने से पहले अगर कंडेंस हो जाते हैं तो आप यहाँ पे इसको जो है कलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सीधी जो है स्टीम जो है यहाँ पर आएगी और दिस इज़ द कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड। तो इस फ्लास्क के अंदर जो है आप जिसको आप डिस्टिलेशन फ्लास्क कहोगे इसके अंदर जो है आपको वो लिक्विड कंपोनेंट लेना है और ये स्टीम की जो ट्यूब है वो देखिए इसके अंदर जो है डिप है। आप इसको अगर बाहर रखोगे तो ये स्टीम यहीं से जो है बाहर निकल के जो है कंडेंस होगी और इस तरफ सिर्फ वाटर जमा होगा। इसलिए आप इस ट्यूब को जो है इस लिक्विड के अंदर जो है डिप करोगे। तो जैसे ही जो इसके अंदर स्टीम जो है पास होगी तो ये लिक्विड भी जो है पहले से देखिए बॉयल हो रहा है, हीटेड लिक्विड है। स्टीम पास होने के बाद जो है ये और तेज़ी के साथ जो है बॉयल होकर इसके वेपर्स निकलेंगे और ये वेपर्स और साथ ही साथ जो है वाटर के वेपर जो है यहाँ पर इस कंडेंसर के अंदर एंटर होंगे। और यहाँ पर आप रिसीवर में देखिए कि दो डिफरेंट कलर से जो है लेयर दिख रही है। नीचे वाली जो रेड कलर की लेयर है वो डिस्टिल लिक्विड है और ऊपर जो है ब्लू कलर की जो लेयर है वो वाटर है। तो लिक्विड और वाटर का मिक्सचर यहाँ पर जो है सेपरेट होता है। फिर बाद में जो है इस मिक्सचर को आप सेपरेटरी फनेल में ले जाकर उसको जो है सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपके पास में पहली जो ये असेंबली दिख रही है दिस इज़ स्टीम जनरेटर। उसके बाद जो दूसरी असेंबली दिख रही है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और फिर ये जो है कंडेंसर के साथ कनेक्ट होकर इधर रिसीवर में है। तो इस तरह से ऐसे लिक्विड जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं उन लिक्विड्स को जो है आप बहुत आसानी के साथ इस मेथड से सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। तो एग्जांपल एनिलीन वाटर के सिस्टम से जो है आप एनिलीन को बहुत आसानी के साथ प्यूरीफाई कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये मेथड जो है यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो लिक्विड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए या लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज़ होती है वो टोटल जो है 4 टाइप्स की है। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन।
अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने ये चारों टेक्निक के जो है डायग्राम्स के ज़रिए से इसको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझा है। एंड आई होप कि आपको जो है भी बहुत अच्छी तरह से जो है ये चीज़ समझी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि फिर से मैं जो है एक जस्ट रिवीजन करता हूँ कि डिस्टिलेशन में जो है क्या क्या टेक्निक जो है यूज़ होती है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि आप जो है जो लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दूर दूर होता है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसा कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिक्सचर को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक उस वक्त यूज़ होगी जब आपके पास जो लिक्विड मिक्सचर है उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत क्लोज है, ये जो है बहुत ही करीब है। तो ऐसी सूरत में आप जो टेक्निक यूज़ करोगे वो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कब यूज़ करोगे? आपके पास में बहुत हाई बॉइलिंग लिक्विड्स हैं और जब आप उसको बॉइल करते हो तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते वो सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उन लिक्विड्स का प्रेशर जो है आप कम करके उसको जो है लो टेम्परेचर पर जो है बॉइल करके उसको सेपरेट कर सकते हो, उसको प्यूरीफाई कर सकते हो। और स्टीम डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं और ख़ास तौर से इसके साथ में जो दूसरा कंपोनेंट जो मिक्सचर का होता है वो वाटर होगा। तो ऐसी सूरत में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते ये लिक्विड भी जो है बॉइल होना शुरू हो जाएगा और आप इसको जब बहुत आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये 4 मेथड्स हैं जिसको आप जो है डिस्टिलेशन मेथड कहोगे एंड दिस इज़ स्पेशली यूज फॉर द वेराइटी ऑफ लिक्विड्स। तो ये जो है 4 मेथड्स हैं। अब आप देखिए कि ये जो 2 मेथड्स बचते हैं दैट इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये 2 मेथड्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके।